बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन करें जी असलम गौरी साहब, जो कि JUIF को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही में ज्वाइन करेंगे अदनान हैदर कुछ ही देर में, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में रऊफ क्लासरा साहब। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। गौरी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले तो जाहिर है, क्योंकि एक अहम जो पेशरफ्त है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर तमाम जमातों के साथ एक अलायंस की पहले जो बातें हुआ करती थी वो अब बातें नहीं रही, अब अमलन उन पे काम शुरू हो चुका। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी पोजीशन बताइएगा कि आप लोगों की अभी क्या पोजीशन है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बात यह है कि अलायंस के तो हम हकदार पहले से हम चाहते थे कि अलायंस हो, क्योंकि अपोजिशन जब तक एक स्टेज पे इकट्ठी नहीं होगी तो उस वक्त तक हुकूमत के लिए मुस्बत तनकीद और हुकूमत को सीधे रास्ते पे दिखाने के लिए लाजम है कि एक अपोजिशन हो। लेकिन हमारे यहाँ पसंद की है कि अब तक वो इत्तेहाद बन नहीं सका, या दूसरी सूरत में मैं ये कहूँगा कि हम इत्तेहादों के इतने डटे हुए हैं कि हर जो कदम है हम सोच समझ के उठाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि पीडीएम का इत्तेहाद, इससे पिछले बहुत से इत्तेहाद हैं वो आप समझती हैं, लेकिन पीडीएम के इत्तेहाद में जो कुछ हमारे साथ हुआ, सर, जो पीडीएम का इत्तेहाद कामयाब नहीं हुआ था। जी सर, 3-3.5 साल हम सिर्फ साफ और शिफाफ इंतखाबात के लगे थे, उसके लिए लगे रहे। और यही हमें 16 मार्च की हुकूमत में भी कहा गया था कि आप तो हुकूमत से हम इसलिए जा रहे हैं साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए कानून साजी हो। और फिर कानून साजी भी हुई, लेकिन 2024 के इंतखाबात ने 2018 की हाजिरी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब बदकिस्मती ये है कि वो जो 2018 में मेरे इत्तेहादी थे जो कह रहे थे कि इस वक्त की हुकूमत सिलेक्टेड है, इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुआ है, वो सारे के सारे आज कह रहे हैं कि इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं और हुकूमत से बैठे हुए हैं। मुझे वहीं पे छोड़ के जहाँ से मैं खड़ा हुआ था। आज वो लोग तो 2018 में जिनको हम सिलेक्टेड कहते थे, आज वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि 47 के तहत इंतखाबात हुए, फारूक के तहत इंतखाबात साफ और शफाफ। तो ये वो मजबूरियां हैं या वो चीजें हैं जिसकी तरफ हम देख रहे हैं कि इस इत्तेहाद का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि हम तो इत्तेहाद बनाने के कायल हैं और इत्तेहाद बनाते रहे हैं और हमने इत्तेहाद की ड्राइविंग शुरू भी रहे हैं। हम चाहते हैं इत्तेहाद बने और जल्द से जल्द बने, लेकिन एक पायदार इत्तेहाद हो। इत्तेहाद पहले बन चुके हैं, किसी हुकूमत का या किसी हुक्मरान का चेहरा बदल के दुरुस्त नहीं होगा, तो उस वक्त दुरुस्त नहीं होगा जब तक बुनियादी बीमारी का हल न किया। बुनियादी बीमारी है साफ और शफाफ इंतखाबात, जिस पर कभी कोई तरीके से उनको रिगिंग की जाती है, कभी किसी तरीके से की जाती है। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि पहले मामला तय हो जाए, कुछ तैयार हो बन जाए, बाकी हम खुद जा रहे हैं, हम दाई हैं इत्तेहाद। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है रमजान के बाद तो कोई इत्तेहाद को अमली गलती थी। चलें, ठीक है। क्लासरा साहब, आपको ये एक गैर फित्री किस्म का अलायंस लगता है या आपको लगता है कि बहुत ही कामयाब किस्म का ये अलायंस बन जाएगा और फिर बनने के बाद ये हुकूमत के लिए कोई थ्रेट भी हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। मैं गौरी साहब ने उन्होंने बड़ी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की है। इसमें 2-3 चीजें जो आपका सवाल भी है कि क्या ये कोई नेचुरल कोई अलायंस है इमरान खान साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का। ये तो मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मतलब कन्फ्लिक्टिंग है, इनकी कन्फ्लिक्ट्स हैं, आज की नहीं है, बड़ी पुरानी कन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर आज इनका अलायंस हो भी जाए तो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि इनमें प्रॉब्लम है और इसमें दोनों का कसूर भी नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है वो KPK में उसने यहाँ हुकूमत भी की हुई है, राज भी किया है, रूल भी किया है। उनका जो वोट बैंक है वो इमरान खान साहब ने आके एनक्रोच कहें या उन्होंने शिफ्ट करवाया है, और जो वोट बैंक को डेंट पड़ा है मेरा ख्याल है KPK में ये मौलाना साहब को, वो तो इमरान खान साहब की वजह से पड़ा है। सो दोनों का जो वोटर है, अब दोनों ने अपना अपना कैच करना है। वो ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ये KPK में, मौलाना साहब की भी स्ट्रेंथ है, इनका फॉलोअर ज्यादा बलूचिस्तान में भी हमें नजर आता है, KP में भी है, बाकी मुल्क में भी ठीक है उनके लोग हैं, लेकिन ज्यादा जो उनकी बैटल ग्राउंड है वो तो सारा KPK में। अभी भी जो उन्होंने बातें कह रही हैं वो यही कह रहे थे कि आपके हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ यहाँ पे एक KPK में जो हमारा वोट था, हमारी सीटें थी, हमारे मुखालफिन को दी गई। मुखालफिन कौन है? इमरान खान साहब हैं। सो इनका जो गिला बनता है, अगर आके ओरिजिनली देखा जाए, वो तो इमरान खान साहब से बनता है या उनकी पार्टी के लोग हैं कि उन्होंने धांधली की है या उनको करवा के जितवाया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं जनाब, पूरे मुल्क में हमें धांधली करके दिलवाया गया और हमारी यहाँ पे ज्यादा सीटें बनती थी, इवन KPK में हमारी नहीं देंगे। सो
इनकी कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अगर तो आप क्लासा साहब, इनके अगर कॉन्फ्लिक्ट्स किसी को और नजर में देखें, रखते हुए आपको ज्यादा चांसेस क्या लगते हैं कि बन पाएगा अलायंस या नहीं बन पाएगा, दीगर जमातों को भी नजर में रखते हैं हम? नहीं बाकी कोई नहीं, इसमें प्रोमिनेंट नहीं है जमातें, इसमें दो ही जमातें हैं, इमरान खान साहब है या मौलाना फजल रहमान साहब है। बाकी तो मैं अगर नो ऑफेंसेस टू देम, आई रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन उनका ये इतना बड़ा बड़ी वोट जमातें बैंक हैं जिनकी इम्पैक्ट स्ट्रीट नहीं है। पावर भी है। मतलब ये दो बड़ी जमातें अगर ये इकट्ठी हो जाते हैं हुकूमत के लिए ट्रबल पैदा कर सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब के पास बड़ी पावरफुल स्ट्रीट पावर है, इमरान खान साहब के पास पहले ज्यादा थी। आप उन्होंने रोजाना के जलसे जुलूस करके काले दे के अपने आप को जरा काम किया। मौलाना साहब का जो वर्कर है, फॉलोअर है, वो ज्यादा डेडिकेटेड है, ज्यादा कमिटेड है। अगर मौलाना साहब सड़क पर लेकर आएंगे तो हुकूमत उससे डिस्टर्ब होगी। इमरान खान साहब वाला काम जो है, जो उन्होंने इनके खान साहब के साथ, इनके तो फॉलोअर ज्यादा के साथ चांसेस किया, क्या वो लगते हैं फिर क्लासा मौलाना साहब साहब के आपको? साथ नहीं करेंगे। तो ज्यादा वो चांसेस क्या मौलाना लगते हैं साहब, आपको कि बनेगा मैं अलायंस या बता नहीं रहा हूँ, बनेगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मौलाना साहब अपने बंदे बाहर लेकर आते हैं, तो मौलाना साहब के साथ ये सलूक ट्रीटमेंट नहीं होगा जो इमरान खान साहब के हुआ के साथ। एक तो वजह यह कि मौलाना साहब जो अपने जलसे को, जुलूस को, लोगों को इस हद तक जाने नहीं देते कि बैलेंस हो, तशद्दुद हो, मारेंगे, मर जाएंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना। वो बड़ी सुलझी समझी हुई तो बात भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं। जब भी जलसे जुलूस धरने लेकर आए हैं, उन्होंने कोई आके इस्लामाबाद की हद तक कभी मुझे नहीं याद पड़ता कोई हंगामे किए हों या कोई डिस्टर्बेंसेस की हो, तकरीरें की, जलसे जुलूस किए, वापस चले गए। सो उनका उनका जो जो फॉलोअर वेक्टर, ये वर्कर है, आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में आए थे ये, तो 15 दिन बैठे रहे थे। तो खान साहब के तो मतलब 2 दिन नहीं बैठ सकते। सो मौलाना साहब इस पोजीशन में है कि वो खान साहब को बहुत सारी सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौलाना साहब को गेन जो करना है, जो उनका मकसद है, जो आपका सवाल है इत्तेहाद का, जी। कि वो उनको कहां से गेन हो सकते हैं? हुकूमत उनको कुछ दे सकती है या इमरान खान साहब उनको कुछ दे सकते हैं? मेरी ये राय है कि इमरान खान साहब मौलाना साहब को कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं कर सकते, हुकूमत कर सकते हैं। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, वो उनको आके ओहदे ऑफर कर सकती है, उनके साथ अलायंस बना सकती है, उनके साथ पावर शेयरिंग कर सकती है, उनकी ग्रीवेंसेज एड्रेस कर सकती है। तो खान साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनके कोई ग्रीवेंसेज को एड्रेस करें। हाँ, जहां तक अलायंस की बात है, पावर पॉलिटिक्स होती है। मौलाना अच्छा। साहब कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब का जो क्लाउड है, थोड़ा सा उनका वोट बैंक है, प्रेशर है, मैं इस्तेमाल करके हुकूमत के साथ अच्छी बारगेन, अच्छी डील ले लूं। खान साहब की कोशिश होगी कि मौलाना साहब की जो पावर है, क्लाउड है, इनका स्टेट पावर है, उनका बड़ा क्रिज्मा है, मैं उसको इस्तेमाल करूं। सो ये पॉलिटिशियन जो है, ये एक दूसरे की ये स्ट्रेंथ को ये इस्तेमाल करते होते हैं। माजी में भी हमने देखा है 2-3 मौकों पे जो इमरान खान साहब को शिकायत रही हो कि मौलाना साहब ने हमारे साथ अलायंस किया और बाद में हुकूमत के साथ मिल गए, तो वो चीजें हो सकती हैं। अब इस पे देखना ये है कि मैं ये समझता हूँ मौलाना साहब का अपर हैंड है, वो इमरान खान साहब से भी अलायंस कर लेते होते हैं, बाद में हुकूमत के साथ वोट भी डाल लेते हैं। 26वीं तरमीम हमने देखी। खान साहब के पास लिमिटेड ऑप्शन है। इमरान खान साहब इस वक्त डिपेंड करें कि मौलाना साहब पे कि ये हमें सपोर्ट दें और इनके जरिए कोई हम कोई तब्दीली लेकर आए, कोई हम चेंजेस लेकर आए। मौलाना साहब की कोशिश होगी कि खान साहब का जो दबाव है वो मैं यूज करूं और हुकूमत के साथ जो मेरी डिमांड्स हैं, इन्होंने अपने लॉज इन्होंने बनवाया, अभी आपने मदारस में बिल देखा, 26वीं मतलब सब तरमीम अपने देखी या पर्सनल और कुछ स्टेक्स को चीजें भी थी, सामने रखेंगे। हमेशा होते हैं। मतलब पर्सनल ये स्टेक्स से तो आप आगे पीछे पॉलिटिक्स जा ही को नहीं सकते। नहीं, इसको देखा करें, मतलब इसको देखा करें कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मतलब योर मतलब गेन्स, बेनिफिट्स, कि इट दूसरे इज बंदे को आपने इस्तेमाल करना है। दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज। ज्यादा इस पे ठीक गिला भी नहीं दे सकते, तान भी नहीं दे सकते। ठीक। मौलाना साहब की अभी मैं समझता हूँ कि पावर जो है वो खान साहब की निस्बत वो बेहतर उनकी बार्गेनिंग दो है। हुकूमत भी उनको ऑफर करती है, खान साहब भी करते हैं, लेकिन खान साहब के पास कुछ देने को नहीं है इनके पास, मुझे ये लगता है। दैट्स माय व्यू। चले ठीक है। अच्छा गौरी साहब, इसमें पॉइंट्स क्या शामिल होंगे? कुछ हद तक तो आपने बताया, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अपने पर्सनल स्टेक्स हमेशा से रहे, उनका अपना एक एजेंडा है। अभी भी अगर जब हुकूमत से उन्होंने बात की, डायलॉग का जो फेज जिसमें हम एंटर हुए थे, उसमें 26वीं आईनी तरमीम की बात होगी, जुडिशल कमीशन हो गया, या फिर इसके अलावा असीरान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई, तो ये पॉइंट्स तो जाहिर है जब अगर नेशनल लेवल पे एक अलायंस बनता है तो उस टाइम ये पॉइंट्स तो पीछे रह जाएंगे कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो फिर किन पॉइंट्स के साथ आप आगे जाएंगे? री इलेक्शंस की बात होगी, अवाम के मैंडेट की बात होगी, 26वीं आईनी तरमीम की बात होगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे याद करा दिया। 26वीं आईनी तरमीम एक ऐसी आईनी तरमीम थी जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के गले का फंदा था। इसमें उसके बाद जो कौम के लिए ये था कि हम जो हर आदमी का जो अपना जाती है इस्तेकाल था, उसको मजरूह किया जा रहा था और हुकूमत उसको कम कर रही थी। उसका बराह रास्त जो है सीधा साधा पीटीआई के ऊपर दोस्ता आ रहा था। पीटीआई के दोस्तों को जब आपने वो 26वीं तरमीम दिखाई तो उनको हवास पाख्ता हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या है, और हुकूमत ने उनको कहीं भी एतमाद नहीं। हमने पहले दिन से लेके आखिरी टाइम तक वोट कास्ट करने तक पीटीआई के तमाम टीम को अपने एतमाद में रखा
अच्छा। एक एक चीज पे उनसे बात हुई। मौलाना साहब का मौकफ था कि आईनी अदालत चाहिए, पीटीआई का मौकफ था कि आईनी बेंच होना चाहिए। आईनी बेंच जो इस वक्त कायम है वो पीटीआई के मौकफ पे, पीटीआई के कहने से है। हमने एक पुल का किरदार अदा किया हुकूमत और पीटीआई के दरमियान में। उसके बाद ये हुआ है कि 34 क्लासेस हमने डिलीट करवाई और 22 बैलेंस रही। 34 क्लासेस जो डिलीट हुई है 26वीं तरमीम में, अगर वो होती है, जबकि पीटीआई के खुद अपने दोस्त कहते थे कि हमारे कुछ लोग अगवा हो चुके हैं, और अगर वो एज इट इज वोट डाल देते तो आज पीटीआई कहाँ खड़ी होती। लेकिन पीटीआई ने खुद अपनी मर्जी से सब चीज हमारे साथ बैठ के तरामीम करवाई, एक एक चीज से हमारे साथ शेयर होल्डर रहे। आखिरी दिन जब उन्होंने कहा कि हम अपने कायद से एतमाद का वोट ले लें, तो उसके लिए हमें टाइम ले दें कि हम उनसे मशवरा कर लें। अच्छा। उसके लिए देखिए, ये मैं जिस टीम की बात कर रहा हूँ उसमें कोई मामूली लोग नहीं थे। बैरिस्टर कौहर साहब थे, काम राजा साहब थे, इसी तरह उसमें जनाब एक टाइम पे तो वो हमारे साहब अली खान साहब भी थे, और इसी तरह इसमें अपना सेनेट और कौमी असम्बली के हिस्से खुलाफ के कायदीन के साथ थे, राजा नाजराबाद थे, और इस तरह की कई टीम, उनकी वो टीम जो मेजर टीम है वो पूरी में शरीक रही अमल में, और मैं खुद उस टीम का हिस्सा था जो इस अमल से आखिरी वक्त तक इन्होंने हमें शाबाशी की, हमारी तारीफ भी की और कहा बहुत अच्छा आपने। अब उसके बाद वहां पर जब वापस आए तो इन्होंने ये कहा कि वो हमारे पानी के साथ ज्यादती हो रही है, और पानी के साथ ज्यादती हो रही है, और उनको जो है इस वक्त जेल मैनुअल के तहत उनको वो सोचते नहीं मिल रही। तो हमने असद कैसर साहब से थे, हमने सबको कहा कि भाई ठीक है, आप इस तरमीम को मुतनाज़ा ना करें, आप ऐसा करें वोट ना करें। ये मौलाना साहब का मशवरा था, ये उनका मशवरा नहीं था। मौलाना साहब ने उनसे कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपने जो इतनी मेहनत की है, इतने दिन मेहनत की है, उस मेहनत को जाया ना करें। फिर यही अल्फाज उन्होंने बाहर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौलाना साहब के साथ हुई उसमें भी यही कहा, यही अल्फाज पार्लियामेंट में है। अब वो पूरा 26वीं तरमीम ऐसा, तो ये इस तरह की वो चीजें हैं जो इत्तेहाद को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रही है। कि आप फिर आप आपस में जब तक एतमाद का फुकदान रहेगा, हमारे दरमियान में एतमाद पैदा नहीं होगा, तो इत्तेहाद कैसे चलेंगे। कल तक तो आप हमारे साथ थे, आप तो हमारी तारीफें कर रहे थे, आज आप पूरी सियासत 26वीं कर रहे हैं। तो क्या 26वीं तरमीम में जो इस मुल्क में पहली बार हुआ है कि फ्रूट के लिए सरकारी तौर पर या आइन के अंदर एक डेट कर दी गई है, क्या वो उसके भी खिलाफ है? ये भी कौम को बताएं। क्या उसमें इस्लामी नफसियाती कौंसल को मजबूत किया गया है, क्या वो उसके खिलाफ, क्या उसमें इस्लामी। लेकिन गौरी साहब माजद के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, देखें जो भी क्लॉजेस थे वो आप लोगों ने उसको रेजिस्ट भी किया, कुछ को जो है वो अंडू कराने की कोशिश की है, लेकिन वट एवर सर्कमस्टांसेस, वट एवर रीजंस, वो पास हो चुका। तो अब जब आप इस अलायंस में जाएंगे उसको अंडू कराना, 26 अमेंडमेंट का ही सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे शोर शराबा मचा है, तो उसको अंडू कराना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, ये मुमकिन कैसे होगा आप लोगों के लिए? खुद ही जैसे भी हुआ वो हो गया, आप लोग साथ थे। देखिए, एक कानून बन गया है, ये 18वीं तरमीम में बना था, 19वीं तरमीम में तब्दील किया गया। हमने पार्लियामेंट को अख्तियार दिए हैं चीजों से लेकर, वरना हमने यहाँ साकिब साहब जैसे लोगों को हमने पेश किया है, और हमने यहाँ पर बहुत पेश करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे एहतियात भी शायद यूआई ने पूरी तारीख में पहली दफा किया है, इस तरह के जजों को हमने पेश किया है। लेकिन आज हमने अगर इसको बेहतरी की तरफ देखते हैं, तो उसका मतलब अगर आप इजाजत नहीं देती, और तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो इतनी बड़ी हमने एक काम किया है वो सारा आप आज कहते हैं गलत है और आप उससे सियासत कर रहे हैं। तो ये बुनियादी वो चीजें, जब तक इन चीजों को हम हल नहीं करेंगे, उसके लिए हमने 2 रुकन की कमेटी बना दी है, जिससे कामरान मुर्तजा साहब हैं और अपना कैसर साहब हैं, दोनों हजरात इससे बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह जब तक मसला हल नहीं होता है, इस तरह की और बहुत चीजें हैं। केपी की हुकूमत का रवैया और है, की आधी क्यादत का रवैया और है, पीटीआई की क्यादत का रवैया और है। सारी चीजें हम तय कर रहे हैं। जब तक ये मामला तय नहीं होंगे, इत्तेहाद बाकायदा शक्ल में नहीं बन, ऑफिशियली सामने नहीं आ सकते इकट्ठे होके। अच्छा क्लासरा साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर ये अलायंस बनता है तो ये किन पॉइंट्स पे आगे जाएंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि जो इमरान खान से मुतालिक जो जाती कुछ एजेंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो उनकी अपनी रिजर्वेशन है, उनकी अपनी डिमांड्स है, रिक्वेस्ट है, जो भी लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाए, उसको तो फिर एक साइड पे छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसे ही यहाँ पे ग्राउंड डेवलप करने पड़ेंगे जिन पे ये तमाम तर जमातें एक साथ होकर फिर हुकूमत के खिलाफ सामने आएंगी, ऐसा ही है? ये तो मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगा। गौरी साहब ने
बड़े अहम इंकिशाफात किए हैं अभी आपके प्रोग्राम में। जी बिल्कुल। वो ये बता रहे हैं जो हमें नहीं पता था, कम से कम मेरे नॉलेज में इस तरह की चीजें नहीं थी, आई थी तो शायद मैंने फोकस नहीं कर पाया, माय फॉल्ट। वो ये कहते हैं कि जितनी भी तरामीम हमने की हैं, इसमें पीटीआई हमारे साथ बैठ के बैकग्राउंड के तौर पर हमसे मुलाकातें भी कर रही थी, हमारे साथ मशवरे भी, हमने उनके कहने के मुताबिक आगे ये सारी तरामीम में चेंजेस भी करवाई। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने इनका ऐनी तरमीम का जो जो उसमें मेन चीज थी ऐनी बेंच बनाना, ये तो पीटीआई की वो थी, इनकी तजवीज थी, हमने इनकी बात को आगे बढ़ाया और हुकूमत से हमने मनवा कर दिया है। और भी बहुत सारी चीजें वो बता रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है मौलाना साहब की हमसे अगर मुलाकात हुई थी तो मौलाना साहब ने भी उन्होंने वो किया था, ये बताया था कि हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ये जो है ये पीटीआई जो है वो हमारे जरिए वो शामिल है वहां पर। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि वो कैंपेन भी चला रहे हैं, वो तहरीक भी चला रहे हैं, वो 26वीं तरमीम को भी नहीं मानते। मतलब अब इस तरह की पॉलिटिक्स करके जो बात बड़ी ठीक की है गौरी साहब ने, मतलब यही से क्लासरा साहब हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है। तहरीक इंसाफ जब पहले 26वीं यानी तरमीम के मौके पे ऐसे कर सकती है जेयूआईएफ के साथ, तो अभी भी हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इनका ये ट्रस्ट इस हद तक डेवलप हो जाएगा कि ये हुकूमत के खिलाफ आके जमातें खड़ी हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं भाई। अगर आप इस बात को ओनरशिप नहीं दे रहे, मौलाना साहब ने अभी उन्होंने तो गौरी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के नाम बताए हैं, उन्होंने बड़ी बातें बताई हैं इंपॉर्टेंट कि भाई साहब आपने सारी चीजें बैठ के करवाई, मौलाना साहब ने आपको स्पेस दी, आपको अपने साथ बिठाया, आपको हुकूमत के जरिए जो आप चेंजेस चाहते थे आपने वो चेंजेस भी करा ली। अब आपने क्या काम किया, इन्हीं के जरिए सारी अपनी मर्जी की तरामीमें भी करवा ली जो आपको सूट करती थी, और उसके बाद सारा मलबा आपने डाल दिया। ये तो हुकूमत मौलाना साहब ने किया, मौलाना साहब के खिलाफ भी आपने तबरे पढ़ने शुरू कर दिए। आपने ये मतलब चालाकी की कि पहले उन्हीं के जरिए चेंजेस करवा ली, चेंजेस होने के बाद उन्हीं के जरिए वोट भी बंद किया, वोट भी डाल दिया और पूरी तरमीम भी हो गई। यकदम आपने कहा देखें हुकूमत मौलाना साहब मिल गए और हम बड़े अच्छे हैं और हमने तरमीम में वोट नहीं डाले, हमारा इन अदालती तरमीम से कोई मसला नहीं है। मतलब आप इसको सियासत कहते हैं, इसको थोड़ी सी मतलब सियासी बेमानगी कहेंगे, इसको डिसऑनेस्टी कहेंगे, चीटिंग कहेंगे कि मौलाना साहब ने आप पे ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करने के बाद उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात करके बातें बनवाई। अब आप कहते हैं हमारा तो कोई तल्लुक नहीं है, हम तो इन तरामीम के खिलाफ थे, हम तो इसके ऐनी बेंच के खिलाफ थे, हम तो ऐनी बेंच को मानते नहीं है, हम इनके सामने नहीं पेश होंगे। आपने कहा जी आमिर खान साहब कहते हैं हम जाएंगे, हम तहरीक चलाएंगे, वकील पहुंच भी गए थे। उसके बाद मौलाना साहब को सोचना चाहिए कि अगर ये वो क्राउड है कि आपके साथ बैठ के बिग गन इतनी बड़ी तरामीम करवाई, आपने उनको राजी किया, हुकूमत ने बहुत सारी चीजें आपकी मानी मौलाना साहब की, उन्होंने 34 के तरफ ये करीब तरामीम ज्यादा वगैरह थी, कुछ उन्हें बहुत सारी उन्होंने डिलीट कराई जो कि पीटीआई के खिलाफ यूज होने थे। ठीक कह रहे हैं गौरी साहब, हमारी भी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर की थी, उन्होंने आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया जो हुकूमत करने जा रही थी। आपने मौलाना साहब के साथ क्या किया, जो तरामीम पूरी होगी आपने मौलाना साहब के गले आपने गन्ने और तोपे निकाल ली, आपने मतलब सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी, अपने आप को अच्छा बना लिया कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, हम इस गुनाह में शरीक नहीं थे। ये देखें जी हुकूमत थी, मौलाना साहब थे और मौलाना साहब ने अपने को बारगेन करके कर दिया। अब मौलाना साहब इनके साथ फिर बैठे, फिर इनके साथ एसओपीज तय करें जो आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या तय करेंगे। ये तो इनको देखना चाहिए कि जिस पार्टनर के साथ वो खड़े होना चाहते हैं वो कितना ट्रस्टवर्दी। अगर खान साहब और उनकी पार्टी इसके हक में थे, इतना तो होना चाहिए ना। वो जफर इकबाल साहब का बड़ा खूबसूरत शो है, उनका शेर है झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे जफर, आदमी को सहब किरदार होना चाहिए। अगर आपने कोई रोल प्ले किया है उन तरामीम में, आपका राइट बनता है, पोलिटिकल पार्टी आप समझते, इतनी ओनरशिप तो दें कि मौलाना साहब के कंधे में बंदूकें रख के फायर करने के बाद कहते हैं हम इस गुनाह में शरीक नहीं थे, देन वो बनता है, कौन था फिर। अब ये वो मतलब चीजें होती हैं छोटी छोटी चालाकियां, वो समझते हैं कि हम बड़े स्मार्ट हैं, लोगों को हम ट्विस्ट कर लेंगे, मैनूवर कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मैं जानती हूं कि गौरी साहब क्या कहते हैं। ठीक, अच्छा अदनान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अदनान वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि जो अलायंस की बातें हम पहले बातें सुन रहे थे अब वो हमारे सामने अमलन उस पर काम भी शुरू हो चुका है, तो आपको कोई अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है एक बड़े लेवल पे? मैंने तो टेलीफोन पे सुना है, वो फोन कॉल पे जो क्लासरा साहब ने इस तरह मोती परोए हैं, हाँ। उसके बाद तो ये सवाल जन्म ही नहीं लेता। अच्छा, मतलब उन्होंने बिल्कुल, लेकिन आपकी राय तो अगर मैं इस शो का एंकर हूं क्लासरा साहब, तो उसके बाद मैं ये टॉपिक ही खत्म कर दूं जिस तरह क्लासरा साहब ने उस ग्रैंड अलायंस के खदशात जो है उनको खत्म कर दिया। पॉसिबल नहीं है, क्लासरा साहब ने उस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर ली। ये हो नहीं सकता कि दोनों एक ही बैटल ग्राउंड के प्लेयर हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ अलायंस कैसे करेंगे। ये जरूर देखिए, दो तरह के अलायंस हैं, हाँ। एक वो अलायंस है जो रोड पे आना है, जिसमें एहतजाज होगा, जिसमें मार्च होगा, जिसमें जलसे जुलूस होंगे। मौलाना कभी भी उस अलायंस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मौलाना साहब
کا KPK میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. پھر تحفظ آئین پاکستان محمود اسد کی سربراہی میں ہے, وہاں بھی جو اپوننٹ بنتا ہے وہ مولانا صاحب بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاں اگر کہیں مولانا صاحب مان بھی گئے, اور مولانا صاحب نے یہ کہا بھی ہے, ہم سے مل کے بھی انہوں نے کہا, شاید ٹی وی سکرینز پر بھی انہوں نے کہا کہ پارلیمان میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو پارلیمان میں تو ایک الائنس ہو سکتا ہے, باہر جو الائنس ہے وہ تقریباً ناممکن ہے. دیکھیں سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. جو بات کلاسر صاحب نے کہی وہ ذرا انہوں نے, کیونکہ سینئر ہیں, سمجھدار ہیں, ادب کے آدمی ہیں, ہم ناسمجھ ہیں اور غیر ادب ہیں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے کہ دونوں ایک کنٹینر پہ کھڑے ہوں اور عوام کو سڑکوں پہ لیڈ کریں, پاسبل نہیں ہے. پارلیمان کے اندر یہ الائنس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کلاسر صاحب, ایک بات یہ پوائنٹ بھی تو ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جب تک تھپکی یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہاں نہیں آتی, تب تک پاکستان میں ماضی میں بھی یہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا کبھی کوئی الائنسز اس طرح بن کے کامیاب ہوئے, یا پھر ابھی یہ الائنس اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی کے بغیر بن سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ بھی تو یہاں پہ کنسیڈر کرنا پڑے گا, نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. اور جیسے ابھی میرے چھوٹے بھائی کہہ رہے تھے, عدنان ہو گیا, یہ ساری چیزیں ماضی میں جو الائنس اس لیے بھی کامیاب ہوتے رہے, آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے جی. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. اپوزیشن کو جب تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھپکی نہیں دی جاتی تھی اس وقت تک کچھ چیزیں موو نہیں کرتی ہوئی. مطلب بہت ساری چیزیں پی ڈی ایم کو دیکھ لیں 2022 میں جو عمران خان کی حکومت گری. جی ایسے اور بھی بہت ساری ہیں. مطلب آپ کو عمران خان صاحب جو مطلب جب خود ایکٹیو ہوئے تھے پالیٹکس میں, اس وقت جو آپ کو یاد ہوگا جناب باجوہ صاحب, جناب فیض صاحب, ان کی ان کو بلیسنگ شامل تھی. پھر ہم نے دیکھا بعد میں نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ جو ہیں, ان کو پھر باجوہ صاحب اینڈ کمپنی, پھر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. ابھی جو حالات ہیں, انہوں نے میرا خیال ہے مسئلے کا حل بڑا مستقل ڈھونڈا ہے انہوں نے, حکومت نے. وہ کہتے ہیں ماضی کے انہوں نے جو سبق تھے وہ سیکھے ہیں. ماضی میں پرابلم ہوتے تھے جب کسی آرمی چیف کو ملنی ہوتی تھی ایکسٹینشن, اس وقت اپوزیشن کے ساتھ تھوڑے سے رابطے بڑھائے جاتے تھے, انریسٹ شروع کیا جاتا تھا, دھرنے, لانگ مارچز, بلا بلا ان چیزیں. انہوں نے جو وہاں پہ ترامیم کر دی ہیں, اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی کہ آرمی چیف کو 5 سال ابھی مل گئے ہیں, 5 سال مزید مل سکتے ہیں. تو وہ آرمی چیف کو, اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ چلتا ہوا سسٹم ہے, ایک ان کے ساتھ اوبیڈینٹ سے لوگ ہیں, کوئی آگے سے کوئی بڑکے نہیں مارتے. اچھا شہباز شریف صاحب دن رات ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, سیم پیج چل رہا ہے. دنیا بھر کے 2-4 ممالک جو ہیں بڑے اہم, جو پاکستان کے لیے میٹر کرتے ہیں, سعودیز, چائنیز, یورپین, جو وٹ ایور, وہ آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں. آپ کا IMF چل رہا ہے, ڈالر 1 پوائنٹ پہ رک گیا ہے. تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو ایڈونچر کریں اور اس کے بعد کسی کو تھپکی دیں, عمران خان صاحب کو دیں, مولانا صاحب کو دیں, کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں, ارسٹ کریں, اور ملک کی جو چلتا ہوا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے. اور بالکل ٹھیک بات کی عدنان نے, میرا خیال ہے مولانا صاحب بہت سمجھدار, مطلب پاکستانی سیاست میں اگر میں سمجھتا ہوں کچھ سمجھداری سے, بڑی سینسیبل طریقے سے پالیٹکس کرتے ہیں. کبھی اپنے ورکر کو ویلنٹ نہیں ہونے دیتے, مار دھاڑ نہیں ہونے دیتے, کسی کو خدا نہ خاصا لاش نہیں گرنے دیتے. حالانکہ بڑا ان کا کراؤڈ ہوتا ہے, مجمع ہوتا ہے, ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں, تقریریں بڑی فیری کرتے ہیں. وہ مولانا صاحب کرتے ہیں. سو مولانا صاحب کی وہ عدنان جیسے کہہ رہا ہے, ان کو پارلیمنٹ کے اندر الائنس ہو سکتا ہے ایشو ٹو ایشو بیسس. وہ سڑکوں پہ آ کے عمران خان صاحب کے کراؤڈ کے ساتھ, کل پہ عمران خان صاحب کو کراؤڈ توڑ پھاڑ شروع کر دے, خدا نہ خاصا لڑائی جھگڑا ہو جائے, تو مولانا صاحب کیوں اپنے ورکر کو اس میں انوالو کریں گے اور ٹھیک ہو گیا. کلاسر صاحب ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے نہیں لگتا کہ اسٹریٹ پہ آئیں گے وہ. چلیں ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے, شامل کرنے لگے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. غوری صاحب کی طرف آؤں گی. غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے انکشافات کیے, اس سے ہم لوگ ایک دم سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان, آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس حالت کا ہے, اس حال کا ہے کہ کوئی بھی یہ بلیو نہیں کر پا رہا, ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہیں, کہ آپ لوگوں کا الائنس بن کے سامنے آ سکتا ہے. سو اس حساب سے تو پھر ہم لوگوں کی ابھی اس وقت یہاں پہ یہ ڈسکشن ہی نہیں ہونی چاہیے کہ الائنس بنے گا یا نہیں. آپ لوگ جو یہ یہاں پہ ڈسکشن ہم لوگ اس موقع جو ابھی آیا بھی ہے, اس کی پھر وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس پوزیشن میں آ بھی گئے جہاں پہ ہم یہ بات کریں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہش تو ہماری ہے کہ اپوزیشن متحد ہو. ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں آپ کو پتہ ہے 14-15 سال سے جو فاصلے تھے وہ کس حد تک فاصلے تھے, ہم نے اس کو کچھ کم کیا ہے. ہمارے کارکنوں کے درمیان میں جو ایک کھچاؤ تھا, ہم نے اس کو کچھ کم کیا ہے. ہم اس کو کم کرنا چاہتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ جب اعتماد نہ ہو ایک دوسرے پہ تو آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ہم نے یہ 2 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اسد کیسر صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب پر مشتمل ہے. ان سب چیزوں کو طے کر رہے ہیں ہم لوگ. اور ہم نے محمود خان صاحب تشریف لائے تھے. محمود خان چکری صاحب کو 1-1.5 گھنٹہ ہم لوگ بیٹھے رہے تھے, مولانا صاحب بھی اور ہم لوگ. ان سے بھی ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ معاملات کو ٹھیک کر لیں, اور جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اس وقت تک آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا. جو ہمارے نزدیک ہے نمبر 1 پہ صاف اور شفاف انتخابات, ہم اسی پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں.
2018 में वही खड़े थे, 2024 में वही खड़े थे और आज भी 2025 में भी वही खड़े हैं। हमारा मैंडेट ना सिर्फ बलूचिस्तान में भी चोरी हुआ है, मेरा मैंडेट सिंध में भी तब्दील हुआ है। बहुत से हल्के में आपको बता सकते हैं, शिकारपुर है, जैकबाबाद है, सक्कर के हल्के हैं, वो बहुत से हल्के मेरे ऐसे हैं जिन मेरा मैंडेट पे जिन पे मेरा एतराज है। और मज़ेदार लतीफ़ा ये है कि 1 साल हो गया जो लाड़काना डिवीजन का ट्रिब्यूनल है वो अभी तक वो केस सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ये इस तरह की सूरत को हम फेस कर रहे हैं। कुछ 2-4 सीटें पंजाब की भी हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा यही हम बलूचिस्तान में बहुत अभी पीछे 15 दिन पहले PB45 पे एक बलूचिस्तान का एक हल्का है क्वेटा सिटी का, तो उसमें ज़िमनी इंतखाब हुआ है। फार्म 45 मेरे पास मौजूद है, 47 फार्म में हमें हरा दिया गया। हम वो लेके आए हैं इलेक्शन कमीशन साहब के पास को, उन्होंने फिलहाल उस रिजल्ट को मुअत्तल कर दिया। लेकिन हम तो उन्हीं चीजों को फेस कर रहे हैं। और ये अगर देखें, हमें जो साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए अगर कोई इत्तेहाद बनता है, और इस मुल्क की असल बीमारी ये बीमारी है, पाकिस्तान की असल बीमारी ये है कि जब तक उसके असल वो जो अवामी नुमाइंदे हैं वो असम्बलियों में नहीं जाएंगे, वहाँ के मसाइल हल नहीं करेंगे, और जब तक ये पपट टाइप के वहाँ लोग बैठे होंगे, तो वो फिर कहीं से आने वाली चीजों पे कहीं से आती हैं। जैसे वो माजरत के साथ रऊफ कलासरा साहब से कि वो जो पीका वाला बिल है वो भी वजारत दाखिला से आया है, शायद उनके इल्म में भी होगा। तो फिर काम की वजारत कानून का और हो कहाँ से रहा है, तो फिर इस तरह के लोग होंगे तो इस तरह के मसाइल तो पैदा होंगे। और हम चाहते हैं इन मसाइल का खात्मा हो। सही जमहूरियत अगर है तो जमहूरियत होनी चाहिए, फिर ये जमहूरियत के नाम पर मार्शल्ला नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ वाद मौक़िफ़ यही है और इसके लिए हम इकट्ठा होना चाहते हैं। बातचीत चल रही है और उम्मीद रखते हैं कि बातचीत आगे बढ़ेगी। और लेकिन ये बातचीत इस तरफ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शाहिद खाकान साहब भी इसमें आ गए हैं और जनाब इसमें अचगज़ई साहब हैं, वो बार बार बात कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मसला आगे बढ़ेगा। लेकिन जो मैंने कहा कि बुनियाद इसी पे है, अगर ये बुनियाद हम ठीक कर लेंगे, किसी की हुकूमत बढ़े हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक, गौरी साहब आपने नाम लिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। अदनान के पास ये सवाल लेके चलती हूँ। अदनान, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अगर हिकमत अमली देखी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली देखी जाए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल भी कहा कि हम ये यकीन रखते हैं, इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमें टेबल के पास बैठना चाहिए, एक टेबल पे बैठ के जो हमारे मसाइल हैं उन पे बातचीत होनी चाहिए, उनका हल होना चाहिए। महमूद खान अचगज़ई ने भी यही कहा। अब ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाजी सियासत पे यकीन रखती है, तो यहाँ पे ये जब तमाम जमातें जिनकी अलग आइडियोलॉजीज हैं, अलग स्ट्रेटजीज हैं, जब ये एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी तो कौन किसको मनाएगा? अच्छा देखें, कलासरा साहब ने शुरू में बहुत अच्छी एक एग्जांपल दी थी, फैक्ट बताया था। वो ये था कि प्लेयर्स, पॉलिटिकल प्लेयर, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पाकिस्तानी टीम पिछले 10 सालों से 3 से 4 प्लेयर्स पे खेल रही है, बाकी 7 प्लेयर मेरे जैसे होते हैं, गुजारे पे चल रहे होते हैं। पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ 4 मेरे ख्याल में बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI। 5वां प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में नहीं है। तो शाहिद खाकान अब्बासी हो, मुस्तफा नवाज खोखर हो, महमूद अचगज़ई हो, या इवन MQM को भी GDO को बुलाने, तो ये इंडिविजुअली कहीं एक हल्के में, किसी एक शहर में, किसी एक जगह में तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो बिगर पिक्चर है पाकिस्तानी सियासत की, उसमें बस यही 4 प्लेयर हैं। इमरान खान को हटाने के लिए भी 3 प्लेयर आए थे, JUI मौलाना साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी, बाकी भी 7 मिल गए थे, फाइन। और सूबा महाज वाले भी सिंध हाउस को होस्ट कर दिया गया था। वो अदर फैक्टर्स हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं, इस पाकिस्तानी सियासत की कहानी सिर्फ उन बड़े प्लेयर्स या बड़े एक्टर्स के जरिए ही चलाई जाएगी। बाकी छोटे मोटे जो बड़े एक्टर्स में चले JUIF माइनर स्पोर्ट टाइप कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, JUI बड़ा प्लेयर है, वही ना बड़ा प्लेयर है। तो क्लासरा साहब, अगर JUIF बड़ा प्लेयर अगर आ जाता है साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती है, फिर उस सूरत में तो JUIF की तो चले स्ट्रीट पावर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत करती आई हमेशा से, तो फिर आगे बढ़ने का तरीका क्या होगा? क्या ये एहतजाजी सियासत के साथ ही आगे जाएंगे, लॉन्ग मार्च हो रहा होगा, कोई धरना हो रहा होगा, कोई एहतजाज हो रहा होगा, या फिर एक सेकंड मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा। मैं इसमें एक चीज है, आपके सवाल पे ऐड कर रहा हूं। कल आप न्यू है, अभी आपने शुरू किया होगा। कलासरा साहब ने तो वो इमरान खान का धरना भी कवर किया ना, देखा है। तो इमरान खान का क्राउड और फिर हमने मौलाना साहब का कई क्राउड देखे, उनका धरना भी देखा। तो दोनों क्राउड का मर्जर नहीं हो सकता, सॉरी। तो दोनों क्राउड एक टोटली डिफरेंट डायमेंशन। हाइपोथेटिकली सेइंग कि अगर ये होता है तो क्लासरा साहब ये फिर क्या एहतजाज के जरिए आगे जाएंगे, या फिर जो शाहिद खाकान अब्बासी या महमूद अचगज़ई कह रहे हैं डायलॉग के जरिए जाएंगे, या फिर पार्लियामान का रास्ता भी तो इख्तियार किया जा सकता है? आपको क्या वे फॉरवर्ड दिखाई देता है? नहीं, अदनान ने सही बातें की हैं कि इस मुल्क में 3 या 4 इस वक्त पोलिटिकल प्लेयर्स हैं जो मैटर करते हैं, उन्हीं के अलायंसेस, उन्हीं की हुकूमतें हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, ही हैज बीन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर,
ही Yeah. इज नोबॉडी। वो जो अपना हल्का नहीं जीत सकता, वो जितने बड़ा सियासतदान हो, वो जितनी बड़ी चीज हो, वो कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता। वो खुद ही अपने आप को रेलिवेंट करने की कोशिशें करते रहते हैं। मौलाना साहब के साथ भी, अब मौलाना साहब ने उनको नहीं बुलाया होगा, मैं शर्त क्या कह सकता हूँ। इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि सर मैं आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, जस्ट टू स्टे एज रेलिवेंट, जो उनकी कोशिश होगी। तो असल पावर तो मौलाना साहब के पास है। मौलाना साहब इस हवाले से लकी रहे हैं कि किसी न किसी दौर में इनके पास जो पॉलिटिकल फोर्स होती है उसकी हर एक को जरूरत पड़ती है, और हर एक को जरूरत पड़ी है। मतलब है जो आखिरी है वो इमरान खान साहब है। इससे पहले हमने देखा पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका अलायंस रहा, नवाज शरीफ साहब के साथ भी अलायंस रहा, अब उनका इमरान खान साहब के साथ एक मतलब बातचीत हुई है। नहीं सर, मुशर्रफ साहब को मेरा ख्याल में जरूरत रही हमेशा मौलाना साहब की 7-8 साल मतलब वोट उन्होंने जब वर्दी वाला इशू हुआ था उतारने के लिए 2004 में, उस वक्त उन्होंने जरूर वोट डाला था जनरल साहब को वर्दी देने के लिए। सो वो माजी में भी रहे, आप भी रहे। अब सवाल ये है, जो मौलाना साहब की चीज मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, अपना वो एक बंदा, वो जितने बंदे घरों से बच्चे लेकर आते हैं लोगों के, जो उन पे ट्रस्ट करते हैं कि अब हमारे बच्चे औरतें मर्द लेकर जा रहे हैं, मौलाना साहब जितने लेकर आते हैं गिन कर उनके बच्चों को घर जाके वापस करके आते हैं, ये लें, ये अपने बच्चे संभाले में लेके किया था, मेरी जिम्मेदारी थी। इमरान खान साहब और इनके हामी, इनकी टीम माजरत के साथ ये बाकायदा कह के आते हैं कि हम मरने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, वापस नहीं है कि जनाजे पढ़ लेना, आप कर ले। ये फर्क है, पॉलिटिक्स का फर्क बता रहे हैं। क्या मौलाना साहब ये किसी ऐसे क्राउड के साथ अपने बंदे बच्चे सारे खड़े करेंगे जो बैलेंस करते हैं, जो लड़ते बैठते हैं, या जिन पे बैलेंस होते हैं, चलो इस तरह लेख लेते हैं, क्या वो ये काम करेंगे कि कल को इनके दोनों पे खड़े हुए हों वर्कर के साथ और बैलेंस हो रहा है तशद्दुद? और मौलाना साहब के इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स में बड़ा फर्क है। मौलाना साहब वो सारा गुस्सा जो है वो तकरीर के जरिए निकाल, वो अपने वोट बैंक के जरिए निकाल लेते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर निकाल लेते हैं, वो निगोशिएशन कर लेते हैं, अच्छी बार्गेन करते हैं। अभी भी उन्होंने 26वीं तरमीम में जो उनके अहम उनके इशू थे उन्होंने हल करा लिया, अपने मसले हल करवाए, अपने वोटर को, अपने वर्कर को उन्होंने मुतमिन किया है कि भाई साहब मैंने क्यों 26वीं तरमीम में वोट डाला है, ये सेटिस्फाइड देम। इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो ठीक है शॉर्ट टर्म इस पे है, मौलाना साहब अभी भी इमरान खान साहब की जो है थोड़ा सा एक हुकूमत पे है कि वो ना मिल जाए, तो मौलाना साहब स्टिल वो इमरान खान साहब की अगर कोई छोटी सी उन पे है रोब दबदबा हुकूमत पे है, तो मौलाना साहब कैश करवा सकते हैं, इमरान खान साहब कैश नहीं करवा सकते। और मौलाना साहब, मेरी राय है, इमरान खान साहब के साथ इतना बड़ा अलायंस नहीं करें। राय है, रीडिंग है, गलत हो सकता हूँ, कि वो सड़कों पे इनके साथ निकले, एहतजाज करें, लॉन्ग मार्चेस वो भी इस हुकूमत के खिलाफ, ठीक है, हुकूमत जो भी हो, इससे हट के इमरान खान के वर्कर के साथ जेयूआई का वर्कर जो है ना, दोनों का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है। खान साहब के पिछला वर्कर ने पिछले 2-3 सालों में एजुकेशन की है, मौलाना साहब वो डिफरेंट, उनका वोटर डिफरेंट सोचता है, मेरा ख्याल है। ठीक हो गया। नाज़रीन, हम जारी रहती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। गौरी साहब की तरफ आऊंगी। गौरी साहब, प्रोग्राम के स्टार्ट में क्लासरा साहब ने ये तज्जिया किया कि आप लोग सेंटर में खड़े हैं इस तरह से, और एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आप लोग फिर इस पोजीशन में जहां पे आप दोनों जमातों से कोई भी डिमांड कर सकते हैं। जो पोजीशन में है आपको कुछ देने की, वो हुकूमत है ऑब्वियसली। सो अभी आप लोग, अगर आप डेफिनेटली सेंटर में खड़े हैं, आप किससे क्या डिमांड करेंगे? कल हमारे शो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा थी, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान तो बहुत सालों से सदर बनना चाहते हैं। तो अभी आप लोग फिर एक बार इस पोजीशन में हैं जहां पे आप लोग किसी से कुछ भी मांग सकते हैं, तो आपकी डिमांड्स क्या होंगी हुकूमत से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखें, सदर बनने के लिए वोट चाहिए होते हैं, ये तो नहीं होता कि 14 में 8 ये नहीं, इसमें नहीं, अभी वो तो चले, उन्होंने एक आम बात की कि बहुत सालों से उनकी एक ख्वाहिश है। हाँ, देखे ना, मैंने पहले भी कहा था, हजारों ख्वाहिश से दम निकले। बात नहीं है कि ख्वाहिश उसी वक्त होती है जब पल्ले कुछ हो। अभी ऐसा नहीं है कि अपना वोट किसी और के हैं, मुस्लिम लीग देखिए री इलेक्शंस भी तो हो सकता है ना, री इलेक्शन उसी सूरत में जब इलेक्शन साफ हो। देखिए, रऊफ क्लासरा साहब हमारे सीनियर साथी हैं और ये जानते हैं कि हर कैंडिडेट को पता होता है मैं अपने हल्के में हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ, और उस वक्त उस एरिया के साथी को ही पता होता है कि यहाँ जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है। ये कुछ छुपाया नहीं जा सकता जब तक आप साफ और साफ इंतखाबात नहीं कराएंगे। अब मैं बैसाखियों पे खड़ा हो जाऊँ, ये शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरी इज्जत भी बहुत करते हैं। अब शहबाज शरीफ की तरह कि मैं एक तरफ टेम्पटम पकड़ लूँ और एक तरफ से पीपल पार्टी पकड़ के बैसाखी पर खड़ा हो जाऊँ और हर वक्त एक टांग हिलती रहे और मैं परेशान रहूँ, तो कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान इस तरह का खेल नहीं खेलते, और ना वो इस तरह का सदर बनेंगे। कभी पीपल्स पार्टी के पाँव पकड़े और नून लीग के पाँव पकड़े, वो अपनी सियासत करते हैं, अपनी सियासत अपनी जहाँ रेंज के अंदर होती है, अपना उसी के अंदर वो अपना सियासत करते हैं।
बाकी रह गया बात ये कि मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि हम साफ और शफाफ इंतखाबात वाहिद की हल है इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने का, और मुल्क की और तरफ जा रहा है। हम इस्लामाबाद में बैठ के गौरी साहब आपको इंटरप्ट कर रही हूँ माजरत के साथ, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि ये हुकूमत चले, अब जिस तरह से भी बनी फॉर्म 47 है जो भी है, ये स्मूथ फंक्शनिंग के साथ चलती रहे, ये हुकूमत खत्म हो, फिर उसके बाद जब अगले इंतखाबात हों वो साफ शफाफ इंतखाबात हों, 100% इस पे यकीन दहानी करवा दी जाए आपको, या फिर अभी ये हुकूमत खत्म हो जाए और अवाम का मैंडेट जो भी है री इलेक्शन और उनको उनका मैंडेट दिया जाए? देखिए, हमें जब साफ और शफाफ इंतखाबात होते हुए अगर नजर आते हैं तो फौरन इलेक्शन की जरूरत है, क्योंकि मुल्क इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता है। हमने अमान का ये ख्याल है कि वज़ीर आला के कुर्रम नहीं जा सकता है, गवर्नर के कुर्रम नहीं जा सकता है, वज़ीर आला करक नहीं जा सकता है, मेरा इस पैसा से 1 घंटे का सफर है, वो वहां नहीं जा सकते है। हमने अमान के ख्याल मखसूस है। बलूचिस्तान में बहुत से इजला 15-20 दिन रोडें ब्लॉक हो जाती हैं, हमारी फोर्सेज या हमारी हुकूमत की रेट वहां खत्म हो जाती है। बहुत से जिले तो ऐसे हैं जहाँ पर रेट नहीं है। मैं इस तरह के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो इसको ऑन एयर नहीं कह सकता, जहाँ पर ठीक है, वक्त कम है, मुझे क्लास साहब की जाने भी बढ़ना है। तो उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं होंगे जब तक असली अवामी नुमाइंदगी समझ नहीं आएंगे और आवाम के लिए मसाइल हल नहीं। ओके क्लासा साहब ये बताइएगा कि नून लीग ने जो नए जलसों का एक ट्रेंड जो है वो शुरू किया है, इसकी क्या वजह है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो ये शो कर रही है कि हमारी पावर बढ़ चुकी है 1 साल में, या फिर उनको ये कहा गया कि आप बाहर निकलें, अपनी पावर का जो है वो मुजाहिरा करें? मेरे ख्याल दोनों बातें जो आप कह रही हैं, और क्योंकि अब तक पिछले 1 साल में जब से इनकी हुकूमत बनी है, तो क्योंकि इमरान खान साहब जो है अपनी पब्लिक को ये पावर शो करते रहे हैं, लॉन्ग मार्चेस करते रहे हैं, फिर वो धरने देते रहे, इस्लामाबाद की तरफ 5-6 दफा लेकर आए। तो लगता यह था पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान साहब है, उनके हामी है, बाकी शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा भी नहीं है। मेरा ख्याल उनका 1 साल पूरा हुआ तो उन्हें ये लगा है कि अब हमें थोड़ा दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के अलावा भी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, कोई वर्कर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जलसे जुलूस हैं, तकरीरें हैं। तो मेरा ख्याल है ये उन्होंने एक तरह का जो इंप्रेशन था कि हुकूमत अनपॉपुलर है, हुकूमत के पास बंदे नहीं है, वोट ही नहीं है, धांधली की हुकूमत है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पावर शो कर रही है। मेरा यही ख्याल है, एग्री विद यू, पावर शो कर रहे हैं। अदनान, आपसे आखिरी सवाल कुछ सेकंड्स में अगर आप जवाब दे पाएं इसका, कि अरबाब न्याज स्टेडियम का जो नाम तब्दीली का ये मुअम्मा खड़ा हो चुका है, ये जो मसला है, इसकी गुत्थी अगर कुछ अल्फाज में सुलझा सके। छोड़ दें, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, मैं उस पे आखिरी चंद सेकंड, वैसे जो हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कहाँ आप हार गए हैं। मैंने कहा मैं अदनान हैदर जितना क्रिकेट को समझता हूं, पाकिस्तान आज का मैच हार चुका है, और पाकिस्तान इस टीम के साथ, इंडिया की इसी टीम के साथ 200 दफा खेले तो 200 के 200 मैच पाकिस्तान हारेगा। ओ खुदा के बंदो, अकल के अंधो, दुबई की स्लो पिच के ऊपर जहां दुनिया के 4 बड़े बल्लेबाज, शुभम गिल, विराट कोहली, शर्मा, यर्याश, 4 बड़े, आईसीसी की रैंकिंग उठा के देख लें मोहसिन नकवी साहब, आप तो क्रिकेट ग्राउंड के आपको तो ठेके मिलने चाहिए, वो फ्लाईओवर के हों, वो अंडरपास के हों, वो स्टेडियम बनाने को। इतनी अकल नहीं है कि दुबई के बीच पे दुनिया के 4 बल्लेबाज खेल रहे हैं और दुबई की स्लो पिच पे आप एक स्पिनर के साथ खेलें। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान में क्रिकेट को तमाम स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने की जरूरत है। खुदा का वास्ता अपनी सीट की खातिर, मतलब आपने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अदनान, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्लास्टा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।